हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम बात करने वाले हैं फिर से क्लास 10th की। क्लास 10th में अब हम शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशंस चैप्टर को। ठीक है, लीनियर इक्वेशन बहुत पहले ही शुरू करवा चुका था मैं, और ये जो आज की जो वीडियो है ये है एक्सरसाइज 3.6 के ऊपर, और ये उस टॉपिक की यानी कि उस एक्सरसाइज के ऊपर हमारी आखिरी वीडियो होगी। ठीक है, जहां हम खत्म कर देंगे एक्सरसाइज 3.6 को। 3.6 में हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे, रिड्यूसिबल मेथड अच्छे सीख लिया। अब बारी आई है उसके सेकंड क्वेश्चन यानी कि उसके वर्ड प्रॉब्लम्स की। ठीक है, जिन्होंने 3.6 की वीडियोस नहीं देखी है, जिनको रिड्यूसिबल मेथड नहीं आता है, तो जाके पहले 3.6 की बाकी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम खत्म करेंगे एक्सरसाइज 3.6 को क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, जहां पे है बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम। तो चलो फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें, अगर भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट में उसने क्या बोला है। उसने देखो ऊपर क्या बोला है, उसने बोला है फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशंस। मतलब क्या, ये जो भी प्रॉब्लम्स है ना, इन्हें इस समय पहले क्या बनानी है, पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन, और उसके बाद हमें क्या निकालने हैं, उसके सॉल्यूशंस। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसने क्या बोला, रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 2 किलोमीटर और 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ठीक है, रितु जो है ना वो डाउनस्ट्रीम में जाती है, वो किस स्पीड से, 20 किलोमीटर की स्पीड से 2 घंटे के अंदर। अब कुछ नए वर्ड आए हैं, नए वर्ड का मतलब ये नहीं ये एक नया वर्ड है तो नाम है भाई। ठीक है, तो जो रितु है वो डाउनस्ट्रीम में जाती है। ठीक है, एक लड़की है वो डाउनस्ट्रीम में जाती है 20 किलोमीटर में, 20 किलोमीटर 2 घंटे में। आई बात समझ में। और अपस्ट्रीम जाती है। अब भैया ये कुछ नए नए वर्ड आ रहे हैं। डाउनस्ट्रीम क्या होता है, ये अपस्ट्रीम क्या होता है। ठीक है, वो भी जा रही है 4 किलोमीटर जाती है 2 घंटे में। फाइंड हर स्पीड रोइंग, मतलब उसके रोइंग की स्पीड क्या होगी। रो पता है क्या बोलते हैं, जब हम जाते हैं ना बहाव में यानी कि नदी में जाते हैं जब हम, तो जो हम वो करते हैं चप्पू चलाते हैं उसे बोलते हैं। ठीक है, तो भाई वो स्टिल वाटर में उसकी रोइंग की स्पीड क्या है और स्पीड ऑफ द करंट क्या है। ये कुछ वर्ड हैं इस एग्जांपल के साथ, इस क्वेश्चन के साथ। अब बातें करेंगे कैसे वो समझते हैं। पहले हम कुछ वर्ड्स को समझ लेते हैं और उन वर्ड्स का मतलब क्या होता है क्वेश्चन के ऊपर वो भी समझेंगे। ठीक है, पहली बात तो भैया ये डाउनस्ट्रीम क्या है। ठीक है, हम ये तो समझ गए कि वो डाउनस्ट्रीम में 20 किलोमीटर गई, वो भी ठीक है 2 घंटे में, और अपस्ट्रीम में गई है वो 4 किलोमीटर 2 घंटे में। ठीक है, मतलब एक जगह तो वो 20 किलोमीटर जा पा रही है 2 घंटे के अंदर, और अपस्ट्रीम में जा पा रही है सिर्फ 4 किलोमीटर 2 घंटे के अंदर। ऐसा क्या होगा कि उसकी जो उसने इतना कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है सेम टाइम में, क्या हुआ है, क्या होता है डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम सब समझते हैं। उससे पहले एक स्टोरी समझ लेते हैं। ठीक है, मुझे अपने बचपन का किस्सा याद आ रहा है, या फिर आप लोगों ने जिनको साइकिल चलानी आती है उन्हें एक किस्सा नॉर्मली याद होगा। ठीक है, कि भाई जब हम साइकिल चलाते हैं ना तो कई बार क्या होती है, या तो पीछे से हमारी हवा आती है, फिर आगे से हवा आती है। आई बात समझ में। तो जब आगे से तेज हवा आ रही हो यानी कि आंधी आ रही हो, तो क्या आप साइकिल को सेम स्पीड पे सस्टेन कर पाते हैं, या फिर मैं बोल सकता हूं कि मैं कितनी मुश्किल आती है उस टाइम पे साइकिल को चलाने में। क्यों? क्योंकि हमें अगर स्पीड को मेंटेन रखना है तो हमें पैडल तेज मारने पड़ते हैं, या फिर हमारी ताकत ज्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि आगे से हवा भी तेज स्पीड में आ रही है, वो हमें रोकने की कोशिश कर रही है, और हम उस स्पीड के उस हवा के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो हमें क्या लगानी पड़ती है, अपनी ताकत बढ़ानी पड़ती है। सेम इस क्वेश्चन के साथ भी हुआ है। और मान लो मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूं, एक और सिचुएशन देता हूं। तुम साइकिल चला रहे हो लेकिन हवा पीछे से आ रही है, तो क्या होगा, आप जिस स्पीड में जा रहे हो ना, आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो हवा आपकी मदद करेगी आपकी साइकिल को या फिर आपको आगे ले जाने में। आई बात समझ में। तो ये सेम किस्सा होता है इसमें भी। ठीक है, 2 तरह की स्पीड होती है वाटर के अंदर। वाटर के अंदर एक स्पीड क्या होती है, एक तो होती है हमारी स्पीड वो भी स्टिल वाटर में कैसी है, और एक होती है करंट की स्पीड। करंट की स्पीड का मतलब क्या होता है, वाटर की स्पीड, कि वाटर की स्पीड से आगे पीछे जा रहा है। एक सिंपल सी बात है, मान लो आगे से वाटर आ रहा है तेज स्पीड में और मैं वाटर के अगेंस्ट जा रहा हूं। ठीक है, तो क्या मेरे को अपनी ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी, कम लगानी पड़ेगी? मेरे को अपनी ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी। लेकिन मैं एक और एग्जांपल देता हूं। लेकिन मान लो कि जो वाटर है, ठीक है, वो हमारे पीछे से आ रहा है और मैं वाटर के साथ साथ जा रहा हूं, तो क्या मेरी स्पीड बढ़ जाएगी, कम होगी? मेरी स्पीड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो वाटर की जो स्पीड है ना वो मेरी मदद करेगी मुझे आगे ले जाने में। तो यही सेम किस्सा हो रहा है इसमें। तो डाउनस्ट्रीम में पता है वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर क्यों जा पा रही है, क्योंकि डाउनस्ट्रीम में वो मान लो बोट चला रही है अपनी। ठीक है, उसने अपनी चप्पू चलाई, बोट चलाई, और जो वाटर आ रहा है वो पीछे से आ रहा है, तो वो वाटर है ना उस सेम फ्लो में बह रहा है जिस फ्लो में वो जा रही है, तो वो क्या करेगा, वो वाटर उसकी हेल्प करेगा उस बोट को आगे ले जाने में। ठीक है, तो वो ज्यादा तेज चल पाएगी।
ठीक है, कम टाइम में उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं अपस्ट्रीम में, तो वो अपस्ट्रीम में वाटर के अगेंस्ट जा रही है, वाटर आगे से आ रहा है, वो पीछे से जा रही है, ठीक है। मतलब वो मान लो कोई चीज यहां से जा रही है, वाटर आगे से आ रहा है, तो वाटर फोर्स लगाएगा उसके अगेंस्ट, तो उसकी स्पीड क्या कर देगा, कम कर देगा। तो 2 घंटे में वो क्या कर पाएगी बेचारी, कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगी। आई बात समझ में? तो मैं ये समझाने की कोशिश करता क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन क्या होता है, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन किस टॉपिक के ऊपर है। तो उम्मीद है आपको मेरे एग्जांपल से ये बात तो समझ में आ गई होगी कि क्वेश्चन किस तरीके का है और हमें क्या चीज करनी है। तो हमें निकालनी भी 2 चीज है, देखो क्या निकालनी है। तो एक तो क्या निकालना है, फाइंड हर स्पीड रोइंग इन स्टिल वाटर, मतलब उसकी स्टिल वाटर में स्पीड क्या है। और दूसरी चीज क्या निकालनी है, स्पीड ऑफ द करंट, और करंट की स्पीड भी निकालनी है। तो अब लेट करना शुरू करते हैं। मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम में एक बात समझाई थी कि जो चीज हमें निकालनी हो ना, हम उसे ही लेट करते हैं। मैंने क्या बोला, जो चीज हमें निकालनी है हम उसे क्या करते हैं, लेट करते हैं। तो हम लेट करना शुरू करते हैं। तो लेट द स्पीड ऑफ, जो भी नाम था उसका, स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर मतलब रुके हुए पानी में उसकी स्पीड क्या है, उसे मान लेता हूं मैं x किलोमीटर पर आवर। क्या मान लेता हूं, x किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ करंट, जो हमारी स्ट्रीम है या फिर जो करंट है उसकी स्पीड में क्या मान लेता हूं, y किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या, जो ऋतु की स्पीड है स्टिल वाटर में वो क्या है, x किलोमीटर पर आवर, लेकिन स्पीड ऑफ जो करंट है वो कितनी है, y किलोमीटर पर आवर। तो अब अकॉर्डिंग टू सवाल वाले के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन वाले के हिसाब से एक सिंपल सी बात है। अब मैं स्पीड निकाल लेता हूं, एक काम और कर लेता हूं। मैंने स्पीड तो मान ली, स्टिल वाटर में उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और करंट की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। तो एक चीज और लिख लेते हैं, तो स्पीड इन अपस्ट्रीम, तो उसकी अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, अपस्ट्रीम में क्या होगा, अपस्ट्रीम में वो वाटर के अगेंस्ट जा रही है, मतलब वाटर आगे से आ रहा है और वो यहां से जा रही है। तो जो वाटर है ना वो क्या करेगा, उसकी स्पीड को कम कर देगा, यानी कि जो अपस्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, x माइनस वाई। अब बात है भैया x माइनस क्यों हुआ, क्योंकि इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस, ठीक है। अभी लिखते हैं ये x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ये उसकी स्पीड हो गई अपस्ट्रीम में। आई बात समझ में? और कई जने बोलेंगे भैया क्योंकि एक सिंपल सी बात है, x की वैल्यू ज्यादा है, उसकी अपनी जो स्टिल वाटर में स्पीड है वो स्पीड ऑफ करंट से ज्यादा है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, सोच के देखो कि भाई मैं जा रहा हूं एक स्लो स्पीड में, ठीक है, और पानी आ रहा है मुझसे ज्यादा तेज स्पीड में, तो क्या वो मुझे वापस पीछे नहीं भेज देगा, ठीक है, तो मैं आगे ट्रेवल कर ही नहीं पाऊंगा। इसका मतलब मैं अगर 20 किलोमीटर ट्रेवल कर पा रहा हूं या फिर मैं फिर भी 4 किलोमीटर ट्रेवल करके गया, इसका मतलब मेरी स्पीड उस करंट की स्पीड से तेज है। आई बात समझ में? तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर बात करूं स्पीड इन डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम में तो मेरे को मजा आ जाएगा। डाउनस्ट्रीम में मजा क्यों आएगा, ठीक है, जैसे मैं इसमें एक और बात समझा सकता हूं, जैसे क्या, जैसे मान लो आप चढ़ाई पे साइकिल चला रहे हो, लेकिन अगर आपको चढ़ाई पे साइकिल चढ़ानी है तो आपको क्या मजा आएगा, नहीं, आपको ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हो। लेकिन जब आप चढ़ाई से नीचे आती हो साइकिल चला के, कितना मजा आता है ना, बिना पैडल हमारी साइकिल नीचे आती है। क्यों आती है नीचे, क्योंकि भाई ग्रेविटी हमारे लिए फोर्स लगा रहा है, हमें नीचे लाने में हेल्प कर रहा है। आई बात समझ में? तो हमें स्पीड लगानी भी नहीं, हमें ताकत भी लगानी पड़ती और हम नीचे भी आ पा रहे हैं, तो ये चीज होती है। तो स्पीड इन डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम से मजा क्यों आया, क्योंकि अब वाटर हमारे साथ एक फ्लो में चल रहा है, तो वाटर मेरी हेल्प करेगा मेरी स्पीड को तेज करने में। तो मेरी स्पीड क्या हो जाएगी डाउनस्ट्रीम में, x प्लस में y। मेरी स्पीड जो है वो तो है ही, और उसकी स्पीड की वजह से मेरी स्पीड क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। बस आपको इस क्वेश्चन को यहीं तक समझना था। जिसको यहां तक समझ में आ गया ना, अब उसको आगे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब सब जानते हैं एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल का, क्या, कि जैसे आप स्पीड की टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे आपका डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगा। तो स्पीड कितनी है मेरी, अपस्ट्रीम में है x माइनस वाई। टाइम कितना लिया मैंने अपस्ट्रीम में ट्रेवल करने के लिए, 2 घंटे, वो रहा 2 घंटे। और कितना डिस्टेंस देखो, स्पीड की मैंने टाइम से मल्टीप्लाई कर दी तो क्या आएगा, डिस्टेंस ट्रेवल। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया मैंने, सिर्फ 4 किलोमीटर। अब ये 2 है पूरे के मल्टीप्लाई में, क्या मैं इसे वहां भेज सकता हूं, बिल्कुल भेज सकता हूं। वहां क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आएगी, 4/2। 2 से 4 कट गया, कितने पे कट गया, 2 पे। तो क्या आंसर आया, x माइनस वाई बराबर है 2 के। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब देखते हैं दूसरी तरफ। अब उसने आगे क्या बोला,
ठीक है, और दूसरी क्वेश्चन बनाते हैं। अब स्पीड हमारी कितनी है, अब लेते हैं स्पीड डाउनस्ट्रीम की। डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितनी है मेरी, x प्लस वाई, और इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं टाइम से। टाइम कितना है मेरे पास, टाइम था हमारा, टाइम लग रहा था मैं 2 घंटे, और डाउनस्ट्रीम में मैं 2 घंटे के अंदर कितना ट्रेवल कर रहा था, सिर्फ कर रहा था 20 किलोमीटर, ये रहा ना डाउनस्ट्रीम का 20 किलोमीटर। अब ये 2 है, इस पूरे के मल्टीप्लाई में फिर से वहां भेज दूंगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 20 डिवाइड बाई 2, इससे कट गया, कितना आ गया 10। देखो x प्लस वाई कितना हो गया हमारे पास 10, और x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 2। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन, ये बन गई सेकंड इक्वेशन। दोनों को सोल्व करना बहुत ही आसान है, कोई भी सोल्व कर देगा। और इस वाली वर्ड प्रॉब्लम में हमारी रिड्यूसिबल मेथड नहीं लग रहा है, ठीक है। बिना रिड्यूसिबल मेथड लगाए भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि लग ही नहीं रहा, क्योंकि रिड्यूसिबल मेथड कब यूज करते हैं, जब डिनोमिनेटर में x और y आ जाए। तो अब की बार तो डिनोमिनेटर पार्ट ही नहीं है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। आप किसी मेथड से सोल्व कर सकते हैं, चाहे वो एलिमिनेशन हो, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो। मैं कर रहा हूं एलिमिनेशन से, और मैं देख रहा हूं कि आप किसी को भी एलिमिनेट आसानी से कर लोगे, क्योंकि सबके कोफिशिएंट सेम है, x का भी कोफिशिएंट सेम है, y का भी सेम है। पर मैं कर रहा हूं y को एलिमिनेट, और y को एलिमिनेट करने के लिए मुझे दोनों इक्वेशंस को ऐड करना होगा। क्यों, क्योंकि उसके सिंबल पहले से ही क्या है, अलग अलग हैं। तो बस ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और जैसे ही मैं पहले और दोनों इक्वेशन को जोड़ दूंगा, मेरा क्या आ जाएगा, x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो x माइनस वाई बराबर है 2 के, नीचे क्या है, x प्लस वाई बराबर है किसके, 10 के, और ये माइनस का, ये प्लस का, तो ये घटा और ये जमा, ये और ये भाई हमारा कटा, ये कट गया। x और x कितना हो गया 2x, और 2 प्लस में 10 कितना हो जाएगा हमारा, 2 प्लस में 10 हो गया 12। उम्मीद है जोड़ना सबको आता ही होगा। अब 2x के मल्टीप्लाई में y में जाएगा ये डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 12/2 कितना हो गया हमारा 6। यानी कि ऋतु की स्पीड आ गई है स्टिल वाटर की, वो कितनी है 6, यानी कि स्पीड कितनी आ गई, तो स्पीड इन स्टिल वाटर में निकाल चुका हूं। तो स्पीड इन स्टिल वाटर, स्टिल का मतलब होता है ठहरे हुए पानी में, जो पानी रुका हुआ है। स्पीड इन स्टिल वाटर कितना आ गया, 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब निकालते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम, उसको हमने y मान रखा था, तो y की कैसे आएगी, x की वैल्यू आ चुकी है ना 6, इसे किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो मैं पुट कर रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन में, तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहा हूं, तो x की जगह कितना जाएगा 6, माइनस में y बराबर है 2 के, y वहां जाके प्लस का हो जाएगा, y वहां जाके प्लस का हो गया, 2 यहां आके माइनस का हो जाएगा, 6 माइनस 2 कितना आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब स्पीड ऑफ करंट भी आ चुका है, तो स्पीड ऑफ करंट यानी कि वाटर की स्पीड आ चुकी है। स्पीड ऑफ करंट कितना है हमारे पास, 4 किलोमीटर पर आवर। और मैंने पहले ही कहा था कि स्पीड ऑफ करंट स्पीड ऑफ स्टिल वाटर से कम ही आएगी, वरना वो आगे जा ही नहीं पाती। आई बात समझ में, उम्मीद है यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा, और आसानी से क्वेश्चन खत्म हो गया है, और ये क्वेश्चन समझ में भी आया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो भाई कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब जिसको जो उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना, वो ले सकता है, पर जाना नहीं है कहीं भी। सेकंड पार्ट देखते हैं और फिर थर्ड पार्ट भी करना है हमें, और ये तीनों ही पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, और दिख भी रहा होगा क्यों इंपोर्टेंट है। कौन सा, चलो फिर अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा है। उसने दे रखा है 2 वुमेन्स एंड 5 मेन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। मतलब 2 औरतें, 2 वुमेन और 5 मैन, 5 आदमी, ठीक है, फिनिश एंड एम्ब्रॉयडरी वर्क, एक काम को है ना 4 दिनों में खत्म कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वाइल 3 वुमेन, लेकिन 3 औरतें और 6 आदमी उसी काम को कैन फिनिश इट इन ओनली 3 डेज, वो 3 दिन में खत्म कर देंगे, ठीक है। हमें क्या निकालना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क, ठीक है, एंड ऑल्सो द टाइम टेकन बाय 1 मैन अलोन। मतलब एक आदमी और एक औरत अगर अकेले उस सारे कामों करते हैं तो कितने दिन लग जाएंगे उन्हें वो काम पूरा करने में, ठीक है। तो भाई सवाल इंपॉर्टेंट है, और जिनको सवाल यहां समझ नहीं आ रहा तो भैया एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, आप आराम से बुक में भी देख सकते हैं अपनी, आई बात समझ में। तो चलो फिर देखते हैं अब सोल्व कैसे करेंगे इसे। तो हमें निकालना क्या है इसमें कि अगर एक आदमी और एक औरत सेपरेटली अलग अलग उस काम को कोशिश करे करने की तो कितने कितने दिन लग जाएंगे। तो एक काम कर लेते हैं, मैंने बात समझाई थी वर्ड प्रॉब्लम में कि जो चीज हमें निकालनी है ना हम उसे ही लेट करते हैं x और y। तो लेट कर लेते हैं
लेट द टाइम टेकन बाय वुमेन, मैं मान लेता हूं जो वुमेन है ना वो लेगी x डेज, इज x डेज, एंड टाइम टेकन बाय अ मैन, जो एक आदमी लेगा टाइम वो उसे मान लेते हैं वन मैन, इज y डेज, y डेज, उसे मैंने क्या मान लिया y डेज कि y दिन लेंगे, ठीक है, अगर एक आदमी उस काम को करता है, और x दिन लेंगे अगर उस काम को औरत करती है, तो एक औरत करती है तो हमने ये मान लिया। तो चलो फिर अब होगा क्या, जैसे मान लो वुमेन एक काम को x डेज में करती है और एक आदमी उस काम को y दिनों में करता है, ठीक है, और वर्क को मैं मान लेता हूं 1, वर्क को मान लेते हैं 1, सपोज कर लेते हैं काम है 1 यूनिट के बराबर है, 1 यूनिट के बराबर है। अब यहां पे काम कर लेते हैं, ये मान लिया x और y, इसके बाद हम मान सकते हैं वर्क डन इन 1 डे। अब ये मान लेते हैं एक दिन में कितना काम होगा, ठीक है, वर्क डन इन 1 डे बाय अ वुमेन, कि अगर एक औरत x दिनों में काम कर देती है तो वो एक दिन में कितना काम करेगी, वर्क डन, ठीक है, इन अ डे बाय अ वुमेन, वुमेन एक दिन में कितना काम करेगी, तो एक सिंपल सी बात है, उसे x दिन लग रहे हैं सारे काम पूरा काम करने में, तो वो एक दिन में करेगी 1/x पार्ट, है ना, क्योंकि 1 हमारा क्या टोटल वर्क को डिवाइड कर दिया हमने टाइमिंग से, तो ये क्या आ गया कि एक दिन में कितना काम होगा, तो वर्क डन इन 1 डे बाय अ वुमेन। और ऐसे ही मैं क्या निकालूंगा, वर्क डन मतलब वो काम बाय अ मैन जो एक आदमी कर रहा है इन अ डे, ठीक है, इन अ डे, उसे मान लेते हैं 1/y, ठीक है, यानी कि 1 था हमारा टोटल काम, y से डिवाइड कर दिया क्योंकि उसे y दिन लग रहे थे काम करने में, किसको, एक आदमी को, तो ये 1/x से आ गया वो काम जो एक औरत कर रही है, ठीक है, एक दिन के अंदर, 1/y क्या आ गया, वो काम जो एक आदमी कर रहा है एक दिन के अंदर। अब अकॉर्डिंग टू सवाल वाला, मतलब सवाल वाले की बात सुनते हैं, उसने क्या बोला था यहाँ पे हमें, उसने बोला है 2 men and 5 women कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days, मतलब 2 औरत, एक सिंपल सी बात है, एक औरत एक दिन में 1/x काम करती है, तो 2 औरत कितना काम करेगी, 2 गुणा में 1/x, आई बात समझ में, ऐसे ही प्लस में, तो ये वो काम हो गया जो कौन करेगा, ठीक है, 2 औरत, क्योंकि एक औरत कितना काम करती थी एक दिन में, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये वो काम हो गया जो एक दिन में होगा, किसके द्वारा, औरतों के द्वारा, यानी कि जो वुमेन करेंगी, ठीक है, और 5 मैन, अब एक मैन काम करता है एक दिन के अंदर 1/y, तो 5 कितनी करेंगी, 5 मल्टीप्लाई में 1/y, तो ये वो काम आ गया जो एक दिन में करता है एक आदमी, ठीक है, तो हमारा टोटल काम कितना हो गया, ये वो काम है जो आदमी ने किया, ये वो काम है जो औरत ने किया है एक दिन के अंदर, तो टोटल मिला के 4 दिन लगेंगे, मतलब अगर मैं इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सबको पता लग गया ये है टोटल किया हुआ काम, वो भी किसमें, एक दिन में, तो अगर मैं इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, और काम क्या था हमारा 1, वर्क बराबर था हमारा 1 के, ठीक है, तो टोटल काम पूरा हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा था टोटल काम जो हुआ है कितने, एक दिनों में, उसकी अगर मैं 4 दिनों से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा काम पूरा हो जाएगा, और काम कितना था हमारा 1। आई बात समझ में, ये चीज तो ये इसके बराबर आ गई, उम्मीद है इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, तो भाई यहां पे डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। अब मैं सोल्व करता हूं, तो 4 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी, इससे भी होगी, तो इक्वेशन क्या बनेगा, 4 2 8, 8/x प्लस में, अब 4 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी, तो 4 5 20, 20/y किसके बराबर आएगा, 1 के, तो ये बनी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब अगली बनाते हैं, चलो आपको इसमें कोई डाउट हो तो अगली समझ लेते हैं एक बार। अगली में क्या लिखा हुआ है, उसने बोला है व्हाइल 3 वुमेन, अगर 3 औरतें, यानी कि 3 औरतें और 6 आदमी उस काम को करने जाते हैं, कैन फिनिश इट इन ओनली 3 days, तो 3 दिन में खत्म कर देंगे। तो भाई एक औरत एक दिन में 1/x काम करती है, तो 3 औरतें कितने करेंगी, 3 मल्टीप्लाई में 1/x, तो ये वो काम आ गया जो एक दिन में 3 औरतें करेंगी, मतलब टोटल काम जो एक दिन में औरतों ने किया, ठीक है। अब 6 आदमी, एक आदमी एक दिन में 1/y काम करता है, तो 6 कितने करेंगे, 6 से गुणा कर दो, 6 गुणा में 1/y, तो ये वो काम आ गया जो एक दिन के अंदर 6 औरतें 6 आदमी करेंगे, औरतें नहीं भाई, आदमी, ध्यान रखना,
ठीक है। और ये वो काम है टोटल काम जो एक दिन के अंदर हुआ है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, 3 दिनों में। तो जैसे ही मैं इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा हमारा काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, और काम था हमारा 1 के बराबर। बस अब इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या इक्वेशन बनेगी, 3 3 जा 9, और ये बन जाएगा हमारा 9/x प्लस में अब इस 3 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी, 6 3 जा 18, तो 18/y बराबर आ गया 1 के। अब ये बनी हमारी दूसरी इक्वेशन, इसे मान लेते हैं फर्स्ट, इसे मान लेते हैं सेकंड। अब मैं आराम से इस इक्वेशन को रिड्यूस करके अपनी x और y की वैल्यू निकाल सकता हूं। अब बात है रिड्यूस कैसे करेंगे, उसी के ऊपर बात करते हैं। अब सब जानते हैं यहां भी x है, यहां भी x है, यहां भी y है, यहां भी y है, तो पुट करना शुरू करते हैं। तो मैं पुट कर रहा हूं, तो पुट क्या करेंगे, मैंने 1/x को नाम दे दिया किसका, p का, एंड मैंने 1/y को नाम दे दिया किसका, q का। तो इक्वेशन क्या बनेगी, अब देखो इसको मैं लिख सकता हूं जैसे लिखा भी हुआ था, 4 2 जा 8, 8 मल्टीप्लाई में 1/x, तो ये क्या बनेगा हमारा 8p प्लस में ये क्या था हमारा 20 मल्टीप्लाई में 1/y, और 1/y को हमने क्या मानना है, q, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे प्लस में 20q, और ये किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया हमारा 1 के, ये बराबर आ गया हमारा 1 के। सेम ऐसे नीचे वाली इक्वेशन में 1/x, ठीक है, अलग कर देते हैं 9 से, तो 9 मल्टीप्लाई में 1/x, और 1/x हमने क्या मान रखा है p, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा 9p प्लस में यहां बन जाएगा 18q, और ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 1 के। अब ये बन गई लीनियर इक्वेशन, अब ये रिड्यूस हो चुकी है, और रिड्यूस करना मैंने आपको सिखाया ही था। अब ये बनी है लाइन की इक्वेशंस। अब मैं इसे सोल्व करके p और q की वैल्यू निकाल सकता हूं। बात भी है वो कैसे करोगे, तो इसे मान लेते हैं अब इक्वेशन थर्ड, इसे मान लेते हैं 4। तो अगर मैं इसे एलिमिनेशन से सोल्व करने की कोशिश करूं तो सबको पता होगा मैं 3 की करूंगा किससे मल्टीप्लाई, क्योंकि अगर मैं p को एलिमिनेट करने जाऊंगा तो p और यहाँ पे क्या है 8 और 9 कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो कोफिशिएंट सेम करने होंगे, और कोफिशिएंट सेम करने के लिए 8 और 9 सेम किस पे होगा, 72 पे, तो मुझे इसकी करनी पड़ेगी 9 से मल्टीप्लाई ताकि 72 बन जाए, और इसकी करनी पड़ेगी मुझे 8 से मल्टीप्लाई, तो नई इक्वेशन क्या बनेगी 8 9 जा 72p। अब जब 9 से मल्टीप्लाई करी है तो पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि जब भी हम किसी लाइन की किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरी लाइन मल्टीप्लाई होती है। तो 9 2 कितना हो जाएगा 18, तो 180q, और 9 1 जा क्या हो जाएगा 9। सेम ऐसे नीचे वाले को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 72p प्लस में 18 8 जा कितना हो जाएगा 144q, और 8 1 जा 8, यहाँ पे आएगा 8। अब जमा का घटा, जमा का घटा, जमा का घटा, क्योंकि घटानी पड़ेगी इक्वेशंस में से इक्वेशन को, क्यों, क्योंकि जिसको मैं एलिमिनेट करने वाला हूं उसके सिंबल क्या है, सेम है, तो बिना घटाए वो कट नहीं सकते। तो बस अब ये कट गया, यानी कि p हो चुका है एलिमिनेट। इसमें से घटाऊंगा तो 180 में से 144 गए, कितना बच गया 36q, और यहाँ पे 9 में से 8 कितना बच गया 1, तो q की वैल्यू क्या आएगी 36 से मल्टीप्लाई में, अब 36 जाएगा डिवाइड में, तो 1/36, ये आ गई q की वैल्यू। q आ चुका है, अब p और निकालना है, इसे पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में। मैं पुट कर रहा हूं इसे इक्वेशन नंबर 3 में, तो पुट, ठीक है, लिखने से पुट कर रहा हूं, तो देखो भाई 8 यूं का यूं, p यूं का यूं, प्लस में 20, q की जगह क्या जाएगी, q की वैल्यू कितनी थी 1/36, यहाँ पे आ गया 1/36, और ये बराबर है किसके 1 के, ये हो गया। अब काटना शुरू करते हैं, तो भाई 20 से हमारा 4 से ये कट गया 5 पे, ये कट गया हमारा 9 पे, ये कट गया 5/9, इसे वहां भेज दो, तो 8p की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस में 5/9, प्लस में था वहां जाके माइनस का हो गया। अब एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे 1 है, इसकी से मल्टीप्लाई हो जाएगी सीधा, वरना फिर आप एलसीएम ले सकते हो। 1 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा 9, 9 को 1 से काटूंगा तो 9 आएगा, और 9 की मल्टीप्लाई फिर 1 से करनी ही पड़ेगी, तो 9 1 जा 9। अब 9 को जब 9 से डिवाइड करूंगा तो 9 के पढ़े में 9 कितने पे आता है 1 पे, 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5, 9 में से 5 गया 4, 4/9, और ये बराबर आ गया 8p के। अब ये 8 क्या है मल्टीप्लाई में किसमें आ गया डिवाइड में, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 4/9 डिवाइड में कितना आएगा हमारा 8, 4 से 8 गया 2 पे, तो कितना आया 1/18, तो ये आ गई p और q की वैल्यू। पर हमें तो p और q की वैल्यू चाहिए नहीं थी, हमें किसकी चाहिए थी x और y की वैल्यू। तो क्या करूंगा जहां पे पुट किया है वहां पे इन्हें वापस पुट कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो हमने 1/x को क्या माना था p, तो 1/x को माना था हमने p के बराबर, और p की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1/18। अब मैं कर दूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 18 यहाँ पे यहाँ के 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 18 1 जा 18, x इंटू 1 x, तो x बराबर आ गया हमारा 18। इसका मतलब ये वो टाइम है जो कौन लेगा, वो कौन लेगी, एक औरत मतलब x डेज लेगी, x और कितना आ गया 18, मतलब 18 डेज लेगी उस काम को पूरा करने में। अगर मैं बात करूं मैन की, ठीक है, तो मैन कितने दिन लेगा, तो मैन को हमने मान रखा था, मैं लेता y डेज, तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो q 1/36
बराबर आ गया 1/y के, क्योंकि q को क्या मान रखा था मैंने 1/y, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे y इंटू में 1/, 36 इंटू 1 कितना हो जाएगा 36, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, y बराबर आ गया 36, मतलब x लेगा हमारे 18 डेज, y लेगा हमारा 36, ठीक है डेज। मतलब x कौन है, औरतें लेंगी। अगर एक औरत उस काम को पूरी तरीके से करने की कोशिश करेगी तो उसे 18 दिन लग जाएंगे, और वहीं आदमी को डबल टाइम लगेगा 36 डेज। मतलब आदमी हाफ एफिशिएंट है, जो औरतें हैं इस काम के लिए डबल एफिशिएंट है। आई बात समझ में? तो उम्मीद है एफिशिएंट के बारे में किसी और दिन बात करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो चुका है हमारा, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो भाई आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। वैसे सोल्व हो चुका है, जिसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट हम ले सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड पार्ट की। चलो फिर अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी पार्ट, यानी कि थर्ड पार्ट। ये क्वेश्चन फिर भी बाकी दोनों से कंपैरिजन में काफी आसान है। देखते हैं क्या इस क्वेश्चन में। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर, मतलब रूही को घूमने का शौक है, वो 300 किलोमीटर गई टू हर होम, उसे घर से, पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस। मतलब कुछ दूरी वो ट्रेन से जाती है, कुछ दूर वो ट्रेन जाती है, कुछ दूर वो बस से जाती है। आई बात समझ में? इफ सी टेक्स 4 आवर्स, मतलब तो 4 घंटे लगते हैं। इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाए, और रिमेनिंग बाई बस, और बाकी बचाओ कितना 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 कितना। देखो भाई टोटल 300 किलोमीटर था, अगर 60 किलोमीटर वो ट्रेन से आती है तो भाई कितना बच गया 240, और किससे जाएगी बस से। इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, लेकिन अगर वो 100 किलोमीटर थी ट्रेन से तो भाई कितना बच गया, और रिमेनिंग बाई बस, बाकी बच गया 200 किलोमीटर, क्योंकि उसे कितना जाना था 300 किलोमीटर टोटल में, ठीक है। तो उसे सी टेक 10 मिनट लॉन्गर, उसे 10 मिनट और लगेंगे। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस सेपरेटली, हमें क्या निकालनी है, ट्रेन की बस की स्पीड सेपरेटली। तो उम्मीद है क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं आप समझ चुके हैं, ठीक है। तो हमें क्या निकालनी है, बस की स्पीड और ट्रेन की स्पीड अलग अलग। तो जो चीज हमें निकालनी होती है वर्ड प्रॉब्लम में, हम उसे ही एक्स और वाई मान लेते हैं। तो एक काम कर लेता हूं मैं, तो लेट करना शुरू करता हूं। तो लेट, और मुझे क्या लेट करना मुझे पता लग गया, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, जो स्पीड ऑफ ट्रेन है उसमें क्या मान लेता हूं x किलोमीटर पर आवर। वो क्या है हमारा x किलोमीटर पर आवर, कि भाई वो जाएगी x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एंड द स्पीड ऑफ बस, इसे मान लेता हूं y किलोमीटर पर आवर। क्या मान लिया मैंने, y किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन की स्पीड मान ली हमने x किलोमीटर पर आवर, और बस की स्पीड मान ली हमने y किलोमीटर पर आवर। अब अकॉर्डिंग टू सवाल वाला सबको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। अगर मैं बात करूं स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारा, फॉर्मूले की बात कर रहा हूं बस भाई मैं यहाँ पे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू में टाइम। और यहां से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर टाइम का फॉर्मूला निकालना हो तो स्पीड मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगी, यानी कि डिस्टेंस बाय स्पीड क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला, ठीक है। तो उसने तो हमें सारी बातें हैं वो दे रखी है टाइम के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो निकालने की कोशिश करते हैं। भाई देखो पहला केस समझते हैं। अब उसे जाना था 300 किलोमीटर, और वो पार्शली जा रही है बस से और ट्रेन से। सी टेक्स 4 आवर्स, उसे 4 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो अगर कब, जब वो 60 किलोमीटर ट्रेन से, तो 60 किलोमीटर जाते हो किससे, ट्रेन से। यहां से बनाता हूं टाइम टेकन का फॉर्मूला। टाइम टेकन का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो वो 60 किलोमीटर गई है ट्रेन से, तो 60 किलोमीटर कितना आ गया डिस्टेंस, वो भी किससे, जो वो गई है ट्रेन से। और ट्रेन की स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर, अपॉन में क्या आ जाएगा x, प्लस में अब वो टाइम टेकन, मतलब वो टाइम जो उसने लिया है बस में ट्रैवल करने के बाद, बस में ट्रैवल करने के लिए। तो 60 किलोमीटर चली गई वो ट्रेन से, भाई कितना बच गया 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर क्या गया, वो डिस्टेंस जो किससे गई है, वो बस से। और बस की स्पीड कितनी है, y किलोमीटर पर आवर, जैसे y मान लिया, बराबर आ गया। और टोटल मिला किसके बराबर आएगा, ये बराबर आएगा किसके, 4 के। मतलब क्यों, क्योंकि ये वो टाइम टेकन है जो उसने कहां पे स्पेंड किया है, ट्रेन में। ये वो टाइम टेकन है जो उसने कहां पे स्पेंड किया है, बस में। दोनों मिला कितना टाइम टेकन स्पेंड हुआ है, 4 आवर्स, उसे 4 घंटे लगेंगे, ठीक है। इसे मान लेते हैं अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट। अब अगली बनाता हूं मैं। अगले में उसने क्या बोला, इफ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, लेकिन अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से आती है तो 100 किलोमीटर ये वो डिस्टेंस जो ये ट्रेन से। अब ट्रेन की स्पीड क्या है, x। तो ये वो टाइम टेकन आ गया जो उसने कहां पे दिया है, ट्रेन में, अगली केस के हिसाब से। प्लस में अब बाई कितना बच गया, उसे ट्रेवल करना था सिर्फ 300 किलोमीटर, तो बाकी बच गया 200 किलोमीटर, वो किसे जाएगी, वो बस से। और बस की स्पीड कितनी है, y किलोमीटर। तो ये वो टाइम टेकन आ गया जो जितनी देर हो रही है बस में, अकॉर्डिंग टू सेकंड केस,
ठीक है। और टाइम टेकन कितना हो गया, टाइम टेकन 10 मिनट से और लगेंगे, 10 मिनट लोंगर, मतलब पहले 4 घंटे लग रहे थे ना, अब 4 घंटे पे 10 मिनट और जोड़ दूंगा, यानी कि लगे अब 4 घंटे 10 मिनट। क्या मैं 10 मिनट को आवर्स में चेंज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। 10/60, 0 कट गया, कितना आएगा 1/6, क्योंकि 10 था मिनटों में, आवर्स में कितना हो जाएगा हमारा 10/60, क्योंकि मिनट से बड़ी यूनिट होती है आवर्स, ठीक है। तो अगर मुझे मिनट से आवर्स में जाना है तो मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, 60 से। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। बहुत बढ़िया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब इसे अगर मैं पूरी तरह सोल्व करूं तो ये बनेगा हमारा 6 4 24, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन बन चुका है और उम्मीद है आपको मिक्स फ्रैक्शन सोल्व करना आता होगा। तो इसकी से मल्टीप्लाई होगी 6 4 24 और उसमें ये जुड़ जाएगा 25/6, तो ये आएगा। इतने घंटे लगे हैं उसे। यहां तक हमारी अगर कोई दिक्कत है तो आप लोगों को क्वेश्चन को वापस देखना चाहिए, वरना इसके बाद तो भाई इक्वेशन बन चुकी है और हमें क्या निकालनी है, एक्स और वाई की वैल्यू। तो पहले हम यहाँ पे इसे रिड्यूस करेंगे और बाद में अपना आंसर निकालेंगे, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई बात समझ में? तो जो दिक्कत आनी थी यहाँ तक आ चुकी होगी। अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं इसे, ठीक है। तो मैं एक काम कर लेता हूं, मैंने क्या देखा, यहां भी अपॉन में x है, यहां भी अपॉन में x है, यहां भी अपॉन में y है, यहां भी अपॉन में y है। तो डायरेक्टली मैं किसी भी फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकता, ना ही सब्स्टिट्यूशन का, ना ही मैं एलिमिनेशन का यूज कर सकता हूं, ना ही मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करता हूं इनको सोल्व करने के लिए। तो पहले मैं इसे रिड्यूस करना होगा लीनियर इक्वेशंस में। तो मैं काम कर लेता हूं, पुट कर लेता हूं। तो पुट कर लिया मैंने 1/x को p के बराबर और 1/y को मैंने मान लिया q के बराबर। जैसे पुट करूंगा इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 60p प्लस में 240q, q बराबर आ गया हमारा किसके, 4 के। ये बराबर आ गया हमारा 4 के, ठीक है। और नीचे से क्या बनेगा 100p 100p प्लस में 200q, बात भैया क्यू क्यूब बनेगा, यहाँ पे दिखा देता हूँ दोबारा जिनको याद नहीं आ रहा है। भाई से मैं लिख सकता था 60 मल्टीप्लाई में 1/x, तो 60 यूं का यूं रहेगा, 1/x की वैल्यू कितनी आ गई p। ऐसे इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 240 को बाहर ले लिया, 1/y इक्वल्स टू q, तो 240q बराबर आ गया 4 के। सेम ऐसे नीचे कर लिया, तो 100 बाहर ले लूंगा, 1/x क्या हो गया p, तो 100p और यहाँ पे क्या बन गया 200q और ये बराबर आ गया हमारा 25/6 के। अगर मन कर रहा है तो भाई आप 6 को यहाँ पे भेज सकते हो ताकि सोल्व करने में आपको दिक्कत ना हो। तो मैं 6 को यहाँ भेज लेता हूँ, ये बनी है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। 6 को यहाँ भेज रहा हूँ, जब मैं 6 को यहाँ पे भेजूंगा तो ये बनेगा हमारा 600p, चूंकि 6 यहाँ के मल्टीप्लाई होगा और दोनों से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6 दूनी 1200q और ये बराबर आ गया 25 के। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब सोल्व करना शुरू करते हैं। अभी दोनों लाइन की इक्वेशंस है, एलिमिनेट करना है। तो मेरे को दिख रहा है कि इजीली एलिमिनेट हो सकता है और मैं आराम से कर सकता हूँ। अगर p को एलिमिनेट करने गया तो बस इसकी करनी पड़ेगी मुझे 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे 60 है, यहाँ पे कितना है 600 है, 10 से गुणा करते 600 बन जाएगा ये। तो बस मैं समझ गया था इतनी सी बात, ठीक है। तो मैंने ऊपर इस वाली इक्वेशन 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा 600p प्लस में इसकी जब मल्टीप्लाई हुई 10 से तो क्या हो जाएगा 2400q, एक जीरो आगे लग जाएगा इसके। और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा 6 को यहाँ भेज दिया था मैंने, ठीक है। तो 6 यहाँ से हट गया था, यहाँ भेजते ही 25 इंटू में 10 कितना हो जाएगा 25। एक मिनट इसकी मल्टीप्लाई की थी ना हमने, तो इसे हटाओ, ठीक है, इसे हटाओ 2400 और यहाँ मल्टीप्लाई होगी 10 से, ये कितना हो जाएगा 40। ये बनी है हमारी थर्ड इक्वेशन। ध्यान रखना ऊपर वाली इक्वेशन की मल्टीप्लाई करनी थी। ये बनी है हमारी थर्ड इक्वेशन, सेकंड और थर्ड। अब मैं ये सोल्व करके प्योर की वैल्यू निकाल सकता हूं, तो निकालना शुरू करते हैं। तो एलिमिनेशन यूज कर रहा हूं और अब मैं कर दूंगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम 2। दूसरी में से तीसरी को माइनस कर देते हैं। क्यों माइनस क्यों किया भैया? क्योंकि भाई जिसको मैं एलिमिनेट करना चाहता हूं उसके सिंबल सेम है और उम्मीद है आपको एलिमिनेशन मेथड आता है, मैं सिखा चुका हूं पहले। जो ना देखिए वो वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हम सिंबल चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 600p प्लस में आएगा हमारा 1200q 1200q और ये बराबर किसके आया हमारा 25 के। ऐसे नीचे क्या आएगा हमारा 600p प्लस में है 2400q और ये बराबर हमारे किसके 40 के। अब सब जानते हैं क्या करना है हमें, जमा का घटा जमा घटा और ये भाई हमारा खत्म, ये कट गया। 1200q में 2400q गया, कितना बच गया माइनस में 1200q। नेगेटिव क्यों आएगा? क्योंकि बड़े वाले का सिंबल क्या है नेगेटिव। और 25 में 40 से कितना बच गया माइनस का 15।
माइनस से माइनस कट गया, Q की वैल्यू क्या आएगी 15 डिवाइड में क्या आएगा 1200। अब ये कट गया 15 से, 15 के पार में 120 कितने पे आता है 8 पे, 15 8 120 कितना आ गया 1/80। तो Q की वैल्यू 1/80 आ चुकी है। इसे पुट कर दो आप किसी भी इक्वेशन में, मैं पुट कर रहा हूं इसे, कहां में पुट करता हूं, फर्स्ट में पुट कर देता हूं। तो पुट वैल्यू ऑफ Q इन फर्स्ट में पुट कर रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन ये वाली है। तो 60 P यूं का यूं प्लस में 240 Q के लिए कितना आ गया 1/80 और ये बराबर किसके आ गया हमारा, ये बराबर आ गया 4 के बराबर है। अब सोल्व करना शुरू किया मैंने इसे, तो 0 से हमारा यहाँ पे 0 कट गया, 8 से 24 गया 3 पे आ गया, ये 3 वहां जाके माइनस का हो जाएगा, तो 4 में 3 का कितना आ गया 1, ठीक है। 3 यहाँ पे प्लस का था, वहां जाके माइनस का हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई 60 P की। तो P की वैल्यू क्या आएगी 60 है हमारा मल्टीप्लाई में, अब जाएगा डिवाइड में, यानी कि 1/60। तो P आ चुका है 1/60, Q आ चुका है 1/80। बात है P और Q तो निकालना ही नहीं था, हमें क्या निकालना है X और Y, क्योंकि X और Y क्या माना था मैंने, स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस। तो बस एक काम कर लेते हैं, जहां पुट किया था वहां पर वापस पुट कर देते हैं इनकी वैल्यूज, आंसर आ जाएगा। तो हमने 1/x को माना था P के बराबर, तो 1/x बराबर माना था P के, और P कितना है हमारा 1/60। अब 60 जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होने, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 60 × 1 60, x × में 1 x, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ट्रेन की स्पीड आ चुकी है 60 किलोमीटर पर आवर। अब बस की ओर निकाल लेते हैं, तो बस की निकालेंगे तो ये रहा 1/80, तो 1/y बराबर था Q के, और Q कितना है हमारा 1/80, 80 यहाँ के मल्टीप्लाई, y वहां जाके मल्टीप्लाई, 80 × 1 80, y × 1 y, तो y की स्पीड क्या आ गई 80 किलोमीटर पर आवर। x की आई है 60 किलोमीटर पर आवर, y की आई है 80 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद है आपको तीनों ही पार्ट सेकंड क्वेश्चन के समझ में आ गए होंगे, तीनों ही इंपॉर्टेंट थे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उस डाउट को रिजोल्व करने की। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब इसको जो भी उतारना है वो उतार लो, दोनों ही स्पीड निकाल चुका हूं मैं, बस की भी और ट्रेन की भी, ठीक है। जिसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।